अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्लोरोफाइटा के अंदर आज हम स्टडी करेंगे स्पायरोजायरा को। तो स्पायरोजायरा की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो किंगडम इसका प्लांटी है, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफेसी, ऑर्डर इसका है जिग्नेमेटेलीज और फैमिली जिग्नेमेटेसी और जीनस इसका स्पायरोजायरा है। ये यहाँ पर आपको सामने डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा है कि फिलामेंट्स की फॉर्म में ये जो एल्गी है ये मौजूद होती है। इसके जो फिलामेंट्स हैं इंटरनली देखें तो आपको यहाँ पर स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर स्पाइरल शेप की वजह से ही इसको स्पायरोजायरा का नाम देते हैं। तो इसके बाद इसके हम अकरेंस की अगर बात करें तो अकरेंस स्पायरोजायरा की है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन से मुराद है ये हर तरह के जो एनवायरनमेंट है उसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये फ्रेश वाटर आमतौर पर फिलामेंटस ग्रीन अलगा है। फिलामेंटस से मुराद इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है और तकरीबन 300 स्पीशीज़ जो हैं वो इसकी एग्जिस्ट करती हैं। और इसकी जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं वो फ्लोटिंग कंडीशन में जो स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट पॉन्ड्स हैं और पूल्स हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। कुछ स्पीशीज़ इसकी जो हैं वो अटैच्ड कंडीशन में है, यानी कि जो पॉन्ड है या जो तालाब है जिसमें ये मौजूद हैं उसकी जो बेस है उसके साथ भी अटैच हैं। और कुछ इनमें से स्पीशीज़ ऐसी हैं वो रनिंग वाटर यानी कि चलते हुए पानी, इस तरह स्ट्रीम्स होती हैं या दरिया के किनारे हैं उनके ऊपर भी एग्जिस्ट करती है। अब इसको आम तौर पर आप देखें इसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसे बड़ी स्मूथ सी, नरम सी नज़र आती है। और इसको जब आप अगर पकड़ें हाथ से, इसको आप टच करें तो ये आपको बिल्कुल ऐसे रेशम सा मुलायम नज़र आता है। तो इसीलिए इसको पॉन्ड सिल्क का नाम देते हैं या वाटर सिल्क या पॉन्ड स्कम इसका नाम देते हैं। अब ये इसकी जो ग्रीन अपीयरेंस है ये इसकी जो सेल वाल के अंदर पेक्टोज होता है, जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है तो ये स्लाइमी सा टेक्सचर प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इसकी इस तरह की अपीयरेंस आती है। इसके बाद हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पहले भी बात की है कि इसका जो स्ट्रक्चर है एल्गी जितनी भी है उसका स्ट्रक्चर होता है थैलस। थैलस हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप रूट, शूट और लीव्स के अंदर जो डिफ्रेंशिएट ना कर सकें उसको आप थैलस का नाम देते हैं। तो इसकी बॉडी भी क्या है, थैलस है। और इसकी बॉडी फिलामेंटस थैलस है, यानी कि ऐसे थ्रेड नुमा लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। और ये जो फिलामेंट्स हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर दो फिलामेंट नज़र आ रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, ठीक है। ये एक फिलामेंट है और यहाँ पर ये दूसरा फिलामेंट है। लेकिन यहाँ पर देखें ये फिलामेंट बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है, ये एक सेल है जिसको बड़ा कर कर यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सेल्स आपस में एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं और मिलकर आपस में थ्रेड लाइक लॉन्ग फिलामेंट्स बनाते हैं जो कि इसकी सारे स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। अब हमने पीछे भी बात की जो स्पायरोजायरा का स्ट्रक्चर है वो स्लाइमी होता है और ये स्लाइम जो है वो म्यूसिलेज शीट की वजह से, जिस तरह पहले भी मैंने बताया, जो पेक्टोज लेयर इसकी सेल वॉल में मौजूद होती है उसकी वजह से ये इस तरह की अपीयरेंस आती है। अब इस स्लाइम की इसकी वजह क्या है कि आपके जो इसके फिलामेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ कर रखता है और दिखने में ऐसा लगता है कि जिस तरह ये ब्लैंकेट है या मेटेड शीट है। उसके बाद अनब्रांच जो फिलामेंट हैं स्पायरोजायरा के, ये बहुत सारे एलोंगेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो एंड टू एंड जॉइन किए हुए होते हैं। अब जो इसका टर्मिनल एंड होगा, यानी कि एक साइड पर अगर हम बात कर लें एक किनारे पर अगर फ्री हैं तो दोनों शेप पर टर्मिनल सेल्स होंगे, और अगर अटैच स्पीशीज़ है तो एक टर्मिनल होगा और दूसरा जो है वो अटैच्ड होगा, ठीक है। टर्मिनल सेल जो इसका है वो डोम शेप गुंबद नुमा शक्ल का होता है। और कुछ अटैच स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर रूट नुमा स्ट्रक्चर होता है, या आप कह लें कि ऐसा स्ट्रक्चर जो इनको उस पॉन्ड के अंदर या उस वाटर बॉडी के अंदर ज़मीन के साथ अटैच करके रखता है। वो सेल जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता और उसको हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट या हेप्ट्रॉन का नाम देते हैं। उसके बाद ये जो नॉन ग्रीन राइजॉइड्स होती हैं वो कुछ स्पीशीज़ के अंदर, जो जाओ एक साइंटिस्ट है 1936 में, उसने स्पायरोजायरा राइजोब्रा और स्पायरोजायरा राइजोपस के अंदर उसको रिपोर्ट किया है, ठीक है जी। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की अगर हम थोड़ी डिटेल में बात करें, अब हम स्ट्रक्चर का, अब हम इसके एक सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको स्पायरोजायरा का यहाँ पर एक फिलामेंट दिखाया गया है।
ये एक फिलामेंट है और ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और यहाँ पर इस सेल को थोड़ा फिलामेंट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका जो स्पायरोजायरा का एक सेल है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा होता है उसका सेल वॉल और दूसरा हिस्सा इसका होता है प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल मतलब जो इसका नॉन लिविंग पोर्शन है, आउटसाइड पोर्शन है, और जो प्रोटोप्लास्ट है वो इसका लिविंग पोर्शन है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर सेल वॉल मौजूद है, ठीक है, और बाहर ये म्यूसिलेजिनस शीट मौजूद है और ये जो अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है ये सारे का सारा प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। अब सेल वॉल क्या करती है, जिस तरह बाकी प्लांट्स के अंदर है, सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट की हिफाजत करती है। ठीक है, और इस सेल वॉल की हमने पीछे भी बात की कि दो लेयर्स होती हैं। एक इनर लेयर होती है, वो होती है सेलुलोज की, जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की लेयर होती है। और यही पेक्टोज जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो म्यूसिलेजिनस शीट जो है वो बनाती है, जो कि पूरे के पूरे फिलामेंट को कवर कर रखा होता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सेल और दूसरे, यहाँ पर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके दरमियान में यहाँ पर एक दीवार मौजूद है, ये क्रॉस वॉल कहलाती है। अब ये क्रॉस वॉल जो होती है या सेप्टम जो होता है ये मिडल लेमेला पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करें तो ये जो प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल की बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। तो प्रोटोप्लास्ट की बहुत सारे हिस्से होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे बाहर आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी लेयर मौजूद होती है, वो होती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर जो दूसरी लेयर मौजूद होती है जो कि सेल को आउटसाइड के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर होती है, एनिमल सेल में ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। इसके अलावा सेल वॉल के अंदर दाखिल होते ही वो आपको साइटोप्लाज्म नज़र आता है जो पेरिफेरल होता है। साइटोप्लाज्म पेरिफेरल को हम एक और नाम भी यहाँ पर देते हैं, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल का उसको नाम देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल मौजूद होते हैं जिनके दरमियान में न्यूक्लियस जो है वो घिरा हुआ होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये बड़ा सारा वैक्यूल नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर देखें आपको सेंटर में न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर घिरा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, ये रिबन लाइक स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। ये रिबन लाइक स्ट्रिप्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो अटैच्ड हैं, ठीक है, और इसके अलावा वेरियस ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर अटैच्ड होती हैं। तो प्राइमोर्डियल यूट्रिकल के अंदर 1 से लेकर 16 तक जो स्पाइरली अरेंज रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद हैं अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गोल भी हो सकते हैं, और इनके जो आउटर बाउंड्री है या जो मार्जिन्स हैं इनके वो सीरेटेड यानी कि धारीदार भी हो सकते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की रोज़ के दरमियान पायरिनॉइड भी प्रेजेंट होता है। अब पायरिनॉइड का फंक्शन हमने बड़े स्टार्ट यहाँ पर देखें, पायरिनॉइड आपको नज़र आ रहा है, इसका जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस से रेलेवेंट है। ये स्टार्ट के लेक्चर्स में आपको डिटेल से मैंने इसके बारे में बता दिया था। इसके बाद एक सिंगल न्यूक्लियस है जो कि साइटोप्लाज्म और जो आपके वैक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में घिरा हुआ होता है, और इसके अंदर आप जो साइटोप्लाज्मिक मैस है उसने वैक्यूल को दरमियान में सराउंड करके रखा होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो हैं वो वैक्यूल्स के दरमियान से गुजर रहे होते हैं, और लेकिन जो होल्ड फास्ट है इसका वो इसके अलावा जो बाकी सारे सेल्स हैं वो आगे डिवीजन्स मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन जो इसका होल्ड फास्ट है वो मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सेल्स ने तो आगे डेवलप होकर फिलामेंट बनाना है, लेकिन होल्ड फास्ट को इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो आगे इलोंगेट होकर मज़ीद स्ट्रक्चर नहीं बनाता। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इसमें होती है जी 3 तरह की, एक होती है वेजिटेटिव, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल जो है वो इसमें ओकेजनली होती है, बहुत कम ही होती है, लेकिन बाकी जो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा इसमें कॉमन है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो स्पायरोजायरा जो है ये ग्रीन एल्गा है, तो इसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, और
इसमें एक हैप्लॉइड वेजिटेटिव फिलामेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। ज़्यादा जो प्रोलॉन्ग्ड फेज़ है गैमेटोफाइट जनरेशन है वो उसी की है। और इसके बाद जो स्पोरोफाइट फेज़ आता है वो डिप्लॉइड होता है और वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट या जाइगोस्पोर के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करता है और ये ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के मोड्स की। तो पहला मोड है जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आपको पता है कि आपका जो फिलामेंट होता है इसका स्पायरोजायरा का वो उसकी ब्रेकडाउन होती है किसी वजह से, और ब्रेकडाउन होने की वजह से वो फिलामेंट किसी और जगह पर चला जाता है और वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो आगे मल्टीप्लिकेशन करके अपने सेल्स की वो एलोंगेट दोबारा हो जाता है। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये मुख्तलिफ रीजंस की वजह से हो सकती है। समटाइम ये होती है जी मैकेनिकल इंजरी की वजह से। ठीक है, आपका जो सेल है वो कहीं से कोई फिज़िकल डैमेज हुआ है, मैकेनिकल इंजरी हुई है, वो टूट के फिलामेंट आगे चला गया है, या फिर बाज़ औक़ात ये खुद भी जो आपका ये स्पायरोजायरा है वो खुद भी करता है, वो जो मिडल लेमेला है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और सेल आगे डिवाइड होकर चला जाता है और आगे नई सूटेबल जगह पर जाकर जर्मिनेशन कर लेता है। उसके बाद ये सेक्शुअल साइकिल्स। ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर वो 3 तरह की होती है। एक होती हैं या तो इसमें ए प्लेनोस्पोर्स बनते हैं, या फिर ए काइनेट्स बनते हैं, या फिर ए जाइगोस्पोर्स बनते हैं। हम इन सब को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेनोस्पोर। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं जो प्रोटोप्लास्ट होता है वेजिटेटिव सेल्स का वो श्रिंक हो जाता है और अपने गिर्द एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है और अपने आप को तब्दील कर लेता है एक नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर के अंदर। और जब भी ये ए प्लेनोस्पोर किसी सूटेबल जगह पर जाएगा वहाँ पर ये जर्मिनेट करके दोबारा आगे नया फिलामेंट जो है वो बना देगा। यहाँ पर आपको ए प्लेनोस्पोर जो है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद दूसरी टाइप होती है जी फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट्स। और एकाइनेट भी इसी तरह को मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। उसमें भी वेजिटेटिव सेल्स क्या करते हैं अपने गिर्द थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, और जब भी उसको सूटेबल कंडीशन मिलती हैं वो आगे जर्मिनेशन करके नया फिलामेंट बना देता है। यहाँ पर आपको एकाइनेट नज़र आ रहा है। इसके बाद जनाब फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोस्पोर। इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्पीशीज़ हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में स्पर्म और एग तो बना रही हैं, लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स स्पर्म और एग जो हैं वो आपस में मिल नहीं पाते। तो वो स्पर्म और एग इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं वो ए जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ए जाइगोस्पोर या पार्थिनोस्पोर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखें इस फिलामेंट में आपको यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ए जाइगोस्पोर आपको एक यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये एक ही फिलामेंट के अंदर मौजूद तो हैं लेकिन किसी वजह से ये फ्यूज़ नहीं हो सके, तो इन्होंने अपने गिर्द थिक वॉल डेवलप करके अपने आप को ए जाइगोस्पोर या पार्थिनोस्पोर में कन्वर्ट कर लिया है। और ये भी हैप्लॉइड हैं, जब जर्मिनेट करेंगे तो आगे पूरा का पूरा फिलामेंट जो हैप्लॉइड है उसको प्रोड्यूस करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि इसमें लाइफ साइकिल इन्वॉल्व होता है जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो वेजिटेटिव फिलामेंट होता है, वो एक डिप्लॉइड जनरेशन जिसको इसके केस में अगर स्पायरोजायरा की बात करें तो यहाँ पर जाइगोस्पोर होता है, उसके साथ अल्टरनेट करता है। अब मसला यहाँ पर क्या है कि ये कोई प्रॉपर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं समझी जाती, क्योंकि इसमें आपको स्पोरोफाइट कोई प्लांट तो नहीं मिलता। यहाँ पर आपको ये कंडीशन सिर्फ एक जाइगोस्पोर की सूरत में नज़र आती है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस होता है तो मानना पड़ेगा। तो इसके बाद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है स्पायरोजायरा का वो आगे जो आपका डिप्लॉइड कंडीशन है, पहले हैप्लॉइड प्लांट होता है, फिर वो डिप्लॉइड कंडीशन में जाता है, वो फिर मियोसिस करके दोबारा हैप्लॉइड कंडीशन में वापस आ जाता है, जिसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन आपने बैक्टीरिया के अंदर भी पढ़ी हुई है। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता था, बैक्टीरिया के अंदर एक सेल दूसरे के करीब आता था, अपना कंटेंट जो है वो दूसरे सेल के अंदर दाखिल कर देता था। यहाँ पर भी इसी तरह, इसमें कोई ख़ास स्पर्म या एग नहीं बनते। इसमें होता क्या है, स्पायरोजायरा के केस में एक सेल अपना जो कंटेंट है वो दूसरे सेल के अंदर दाखिल कर देता है। तो यहाँ पर आप देखें कि हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 2 फिलामेंट्स मौजूद हैं, एक फिलामेंट ये है, एक फिलामेंट ये है। जी जिस हम पहली फॉर्म की बात कर रहे हैं ये स्क्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो पहले ये स्क्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। स्क्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि आपके जो 2 फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ गए और फिर वो दरमियान में आउट ग्रोथ्स डेवलप करते हैं। एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है।
ये आउटग्रोथ डेवलप होती है। और फिर क्या होता है कि दरमियान में ये जो बाउंड्री है यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है, जो एक कंटेंट है सेल का, फिलामेंट का, वो एक सेल से जो दूसरे सेल में है वो दाखिल हो जाता है। अब जिस सेल से गया है उसको हम मेल कंसिडर कर लेते हैं और जिसमें गया है उसको फीमेल कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें जब आपका कंटेंट दाखिल हो जाएगा, मेल सेल क्या हो गया है, एम्प्टी। यहाँ पर भी देखिए मेल सेल क्या हो गया है, एम्प्टी। और फीमेल सेल में ये सारा कंटेंट आ चुका है। अब ये सेल बन चुका है डिप्लॉयड, ठीक है। अब इस सेल को हम नाम क्या देंगे, इसको ज़ाइगोस्पोर का नाम देते हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म। स्क्लेरिफॉर्म लैडर लाइक होती है, तो यहाँ पर देखिए सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसलिए इसको लैडर लाइक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं और ये स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब ये ज़ाइगोस्पोर अपने गिर्द थिक वॉल डेवलप कर लेगा और डिप्लॉयड कंडीशन में सूटेबल कंडीशन आने तक रेस्ट करेगा। और यही जो सेल्स थे यही गैमेटेंजिया का रोल प्ले कर रहे थे और ये जो कंटेंट था ये स्पर्म और एग का रोल प्ले कर रहा था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म की, वो होती है लेटरल कॉन्जुगेशन। तो लेटरल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये थोड़ी रेयर टाइप की कॉन्जुगेशन है और एडजेसेंट सेल वॉल्स के दरमियान होती है, ठीक है। अब इसमें देखें हो क्या रहा है, यानी कि इसमें दो सेल्स आमने सामने नहीं आते, ये एक ही फिलामेंट के जो सेल्स हैं ये आपस में कर रहे हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, इसमें एक होती है इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन और दूसरी होती है डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिसको पेपिला का नाम देते हैं या आउटग्रोथ का नाम देते हैं। अब ये आउटग्रोथ थोड़ी सी वाइड हो जाती है, यहाँ पर दरमियान में जो बाउंड्री है वो थोड़ी डिज़ोल्व हो जाती है और एक सेल का कंटेंट जो है जिसको मेल कह देते हैं दूसरे सेल में चला जाता है जिसको हम फीमेल का नाम देते हैं। यानी कि एक मेल के तौर पर एक्ट कर रहा है और एक फीमेल के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब जो मेल है वहाँ पिछले केस में भी देखा था, यहाँ पर वो खाली हो चुका है। अब फीमेल के अंदर वो सारा कंटेंट जमा हो चुका है और इस कंटेंट को अब हम नाम देंगे ज़ाइगोस्पोर। और ज़ाइगोस्पोर क्या है, डिप्लॉयड है। तो ये जो फॉर्म है इसको हम नाम देते हैं जी इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब दूसरी इसकी फॉर्म है वो है जी डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हो रही है, ये दरम्यान में बाउंड्री थी वो डायरेक्ट डिज़ोल्व हो गई। यहाँ पर जिस तरह प्रीवियस केस में कोई आउटग्रोथ थी, यहाँ पर आउटग्रोथ नहीं बनी, दरम्यान में जो वॉल थी उस ट्रांसवर्स वॉल या ट्रांसफर सेप्टम उसको डिज़ोल्व किया, डायरेक्ट एक से दूसरे सेल में जो कंटेंट था वो चला गया है और जो आगे हमारे पास स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसको हमने ज़ाइगोस्पोर का नाम दिया है। अब ये ज़ाइगोस्पोर क्या करेगा, ये ज़ाइगोस्पोर अपना एक स्पेसिफिक पीरियड होता है अनफेवरेबल कंडीशन का, उसको पूरा करता है, ठीक है। उसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। वो पॉन्ड के बॉटम पर चला जाता है, वहाँ पर इंतज़ार करता है फेवरेबल कंडीशंस आने का। और इस स्पोर के ऊपर 3 वाल्स होती हैं, जो बाहर होती है एक्सोस्पोरियम, जो दरमियान में होती है मीज़ो, अंदर होती है एंडोस्पोरियम। ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। अब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होने पे क्या होता है, इसके अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है वो मियोसिस करता है और मियोसिस के रिजल्ट में आपको पता है कि 4 न्यूक्लियाई न्यू प्रोड्यूस होते हैं और उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक सर्वाइव करता है। और वो जो एक सर्वाइव करता है वो अपने अंदर से फिर जर्म ट्यूब जो है उसको निकालता है और एक नया फिलामेंट जो है इस तरह से वो बना देता है। और इस तरह जो प्लांट का जो नया फिलामेंट तैयार हो गया और इस तरह प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो आगे दोबारा चलता रहता है। अगर हम इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन देखें इस सारे के सारे लेक्चर का, तो वो सामने मौजूद है। यहाँ पर एक फिलामेंट मौजूद है, ठीक है जी। ये इसका रिप्रोडक्शन का एक स्केच आप कह सकते हैं इसको। अगर एक सेक्सुअल की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एप्लानोस्पोर बनते हैं आपके पास, हमने पढ़ लिया। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी होती है, उसके अलावा एकाइनेट्स भी बनते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है कि इसमें डायरेक्ट लेटरल भी है, इनडायरेक्ट लेटरल भी है और इसके बाद इसमें सारे का सारा प्रोसेस क्लैरिफॉर्म भी, हमने सारी ये प्रोसेस डिटेल में पहले से डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट डायग्राम और भी दिखाई गई है। तो स्पायरोजायरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एप्लानोस्पोर हैं, ज़ाइगोस्पोर हैं, एकाइनेट्स हैं, फ्रेगमेंटेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका न्यूक्लियस जो सबसे पहले कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन 2 तरह की है, लेटरल है या स्क्लेरिफॉर्म है, ठीक है। इसमें मेल गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम, मेल से जो कंटेंट है वो फीमेल की तरफ जाएगा, फीमेल में से कंटेंट नहीं हिलता इसलिए इसको पैसिव कहते हैं, और मेल में से जाता है इसलिए इसको एक्टिव कहते हैं। दोनों का कंटेंट मिलता है, इसको हम सिनगैमी का नाम देते हैं। ज़ाइगोस्पोर डेवलप होता है, मियोसिस करता है
और मियोसिस क्या करता है, फिर नया आपका एक फिलामेंट जो है बना देता है और स्पायरोजायरा बन जाता है। दोबारा से ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।